एसएससी जीएचटी 2022 पेपर 2 11/12/2022 को हो चुका है, आपको पता होगा। और 3224 कैंडिडेट्स को यह परीक्षा देने के लिए बुलाया गया था। उनमें से आप भी होंगे, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी होगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि 27-2800 कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी होगी। आरटीआई लगाई हुई है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जैसे ही आता है, आप अगर जुड़े हुए रहेंगे हमसे तो आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, ये वीडियो आपने अगर परीक्षा दी है जीएसटी 2022 की तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहली बात यह है कि डिटेल एनालिसिस करेंगे पेपर 2 का, और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाएंगे, कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे, कौन से निबंध पूछे गए थे, और ट्रांसलेशन कैसा था, कहाँ से आया था, कैंडिडेट्स की क्या प्रतिक्रिया रही, और आगे क्या होगा। यानी कि ज्वाइनिंग तक आपने पेपर 2 दे लिया, इसके बाद में ज्वाइनिंग तक क्या होने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट से पहले होगा या फिर बाद में होगा, बिल्कुल आपको उसका भी जवाब मिल जाएगा। मुझे रिसेंटली पता चला कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को रोका गया पेपर 2 देने से। क्यों रोका गया? क्योंकि माना जा रहा था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फाइनल के बाद होगा। लेकिन जिन्होंने भी उनको रोका और जिनके रोकने से वो रुक गए, एक बार नोटिस पढ़ लेते यार, तो आपको इतना जोखिम ना उठाना पड़ता। देखो, आप इनएलिजिबल हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप मेरिट में आ जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर 2 होता है, ऑब्जेक्टिव का आप कहीं से भी एक्सपीरियंस ले सकते हो, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, खास करके ट्रांसलेशन और एस्से राइटिंग जिसमें हो, तो ये एक्सपीरियंस आपको हर कहीं से नहीं मिलेगा। आपको परीक्षा देनी चाहिए थी और फाइनल रिजल्ट से पहले ही वो आपको निकाल देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब कैंडिडेट से ही हमने पहले पूछ लिया, तो 540 कैंडिडेट्स में से 55% कह रहे हैं कि मॉडरेट पेपर था, 29% कह रहे हैं कि डिफिकल्ट था, केवल 7% बोल रहे हैं कि भैया इजी था, और 9% अब्सेंट रहे। तो 540 में से काफ़ी अच्छा अंदाज़ा यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो अगर पेपर 2 के लेवल की बात की जाए कैंडिडेट्स के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर रहा। अगर पेपर रहता इजी टू मॉडरेट या फिर मॉडरेट तो कह सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है मॉडरेट टू डिफिकल्ट। आगे चलते हैं। तो आगे हमने पूछा है कि आपका पेपर कंप्लीट हुआ, तो 658 कैंडिडेट्स ने वोट की, 62% कह रहे हैं कि हमारा पेपर कंप्लीट हो गया, 9% अब्सेंट है, 8% ने 3 क्वेश्चन किए, 21% ने 3.5 क्वेश्चन किए। तो लगभग लगभग मान सकते हैं कि पेपर 2 जो था वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर रहा था। और अब देखते हैं कि आपके पेपर 2 में क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश एसए की, तो इंग्लिश एसए में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, 426 में से 67% ने ये अटेम्प्ट किया, 2% ने एन अनयूजुअल समर वैकेशन, 18% ने अफोरेस्टेशन, और 7% ने हेल्दी डिस्कशन इज एन एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। इन पर ऐसे लिखे। तो वर्क फ्रॉम होम एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी लिख सकता है बिना तैयारी के, तो ज़्यादातर इसीलिए कैंडिडेट्स ने ये टॉपिक चुना है। तो 65 से 70% ओवरऑल आप मान सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यही टॉपिक लिखा गया है। अब जिस टॉपिक पे ज़्यादा कैंडिडेट्स लिखते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे, आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन जो जांच करता होता है, यानी कि जो आपका परीक्षक होता है, वो इतना पढ़ लेता है इस एस्से को कि उसको पता चल जाता है कौन से बंदे ने कैसा लिखा है। तो ज़्यादा कैंडिडेट्स जिस एस्से को लिखते हैं बिल्कुल उसका फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने अच्छा लिखा है तो बिल्कुल आपको अंक मिलेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं। चाहे इसको 80% लिखते, 90% लिखते, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो 450 में से 47% ने सोशल मीडिया मानवीय निजता का उल्लंघन। बिल्कुल ये भी एक ऐसा टॉपिक था जिसको हर कोई लिख सकता है, कोई समझदार व्यक्ति, ठीक है। 27% ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का औचित्य, 13% ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत की बदलती छवि, और 6% ने गांधीवाद की प्रासंगिकता, 7% अब्सेंट रहे। अब आगे देख लेते हैं कि आपके जो आगे बताते हैं आपको कि ट्रांसलेशन कहाँ से आया था। तो रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ इमोशंस साइकोलॉजी से आया हुआ था। इसमें बहुत सारे कठिन शब्द पूछे गए थे। और हिंदी अनुवाद की बात करें, हिंदी टू इंग्लिश जो आपको करना था, तो वो था इप्टा का इतिहास। इनमें कठिन शब्द कौन कौन से कैंडिडेट्स ने बताए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी टू इंग्लिश जो ट्रांसलेशन करना था उसमें था लोकगीत, गीतकार, उत्साही, उद्गार, तत्कालीन, उस समय का, कुछ इस प्रकार के शब्दों का अनुवाद करना था, जहाँ पे कैंडिडेट्स को
दिक्कत आई। उसके बाद आगे चलते हैं तो एम्प्लाई हो गया इंग्लिश टू हिंदी में, एपिजेनेटिक जीनोम हो गया, वास्ट सब्जेक्ट हो गया, गट माइंड हो गया, ईव्स ड्रॉपिंग हो गया, इस तरह के शब्द आए हुए थे। तो इनको ट्रांसलेट करने में दिक्कत आई थी। अब एनालिसिस हमारा क्या कहता है, तो एनालिसिस कहता है कि जो आपका पेपर था वो था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपने पेपर पूरा अटेम्प्ट किया है, ठीक ठाक लिखा है, तो बिल्कुल आपको सही एवरेज अंक मिल सकते हैं। 110 से 130 एवरेज अंक रहते हैं। आगे चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि इस बार गर्मा गर्मी का बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो मैं कहीं से कोई मेरा ऐसा लिंक नहीं है कि मैं एसएससी में कॉल करके पूछ रहा हूँ कि सर पहले क्या होगा। तो नोटिस जो आपका था, अगर आप नोटिस एक बार ध्यान से पढ़े तो उसमें 15.2 पे लिखा हुआ है कि एसएससी ने कहा है कि भाई जब हम अप्लाई करवाते हैं तो पेपर 1 दे लो, पेपर 2 दे लो, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेरीफाई नहीं करते। लेकिन जब डीवी के टाइम पे अगर आपने जो भी उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है वो डिटेल उसको आप प्रूव नहीं कर पाए तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। आगे 16वें पॉइंट पे कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो इस बार कहा है कि एसएससी ने कहा है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको तेज करने के लिए हम इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, जबकि यूजर डिपार्टमेंट्स या फिर इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो विभाग हैं वही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह कि समझदार लोग भी इस चीज़ को नहीं समझ पाए। अब समझदार लोग नहीं समझ पाए, क्या नहीं समझ पाए वो मैं आपको भी बता देता हूँ। तो इन्होंने लिखा है कि भाई अलॉटेड डिपार्टमेंट्स इन्होंने नहीं लिखा। अगर ये लिखते अलॉटेड डिपार्टमेंट्स करेंगे तो हम समझ जाते कि फाइनल के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन पहले होगा। अब फाइनल से पहले कैसे होगा, क्या उसका प्रूफ हमारे पास है? बिल्कुल है, वो भी आपको दिखाएंगे। आगे 16.1 पे पढ़ लेते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे, जो कि इन्होंने 16.3 से 16.410 तक दिए हुए हैं, वो आप देख लेना नोटिस में डाउनलोड करके। आगे फिर 16.2 पे कहते हैं कि भाई ऑप्शन फॉर्म, डिटेल ऑप्शन फॉर्म पूछा आपको दिया जाएगा, चाहे वो ऑनलाइन लिया जाए या फिर ऑफलाइन लिया जाए, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो लेके आना होगा। उसमें जो आप प्रेफरेंस देंगे किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, सबसे पहले उसके आधार पर कट ऑफ तैयार की जाएगी। और जो कैंडिडेट ऑप्शन फॉर्म नहीं भरते, नहीं सबमिट कराते, तो उनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा, उनका फाइनल में नाम नहीं आएगा, चाहे उनके 400 में से 350 या 300 अंक हो। आगे चलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस, यानी कि जो आपका ऑप्शन फॉर्म होता है वो कैसे फिल करते हैं, उसी के बारे में इन्होंने बताया है। तो फिर से वही बात कह रहे हैं, या तो ऑनलाइन होगा डीवी से पहले या फिर डीवी के टाइम पे वो आपसे ले लिया जाएगा। अब तक यही होता आया है, ठीक है। आगे फिर कहते हैं ही शी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर ए पोस्ट, अगर वो इसको फिल नहीं करता है तो, या फिर उसको सबमिट नहीं कराता है। 18.3 पे कहते हैं कि देखो ये 18.3 और 18.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु पॉइंट्स हैं। 18.3 में कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भाई जो पेपर 1 और पेपर 2 में जिसका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, कट ऑफ जो बनाई जाएगी, उस कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। और 18.4 में तो सब कुछ क्लियर ही हो रहा है। फाइनल सिलेक्शन कह रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स will be made on the basis of the performance of candidates in paper 1 and paper 2 and the preference posts departments exercised by them at the time of document verification। भाई जो आपको डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मिलेगी, फाइनल सिलेक्शन आपका जो होगा वो पेपर 1 और पेपर 2 में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है उसको देखकर, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आप प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट देंगे, यानी कि ऑप्शन फॉर्म जो होता है उसको जमा कराएंगे, उसके आधार पे होगा। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि भाई फाइनल रिजल्ट से पहले 3 चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 1 है पेपर 1, नंबर 2 पेपर 2 और नंबर 3 है ऑप्शन फॉर्म, यानी कि जो उसको सबमिट कराएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई सवाल बनता ही नहीं है भाई। और 18.6 पे नोटिस अगर आप ध्यान से पढ़ें, वंस द कैंडिडेट हैज़ बिन अलॉटेड हिज हर फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस एज पर हिज हर मेरिट, he she will not be considered for any other option. Candidates are therefore advised to exercise preference of post departments very carefully. The option preference once exercised by the candidates will be treated as final and irreversible. Subsequent request for change of posts departments by candidates will not be entertained under any circumstances. तो कह रहे हैं कि ऑप्शन फॉर्म में आप जो कुछ भरेंगे वहाँ पे मिनिस्ट्री जिसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
जिस हिसाब से भी प्रेफरेंस देंगे उसमें बाद में कोई भी चेंज नहीं होगा। और फिर 19वें पेज पे आप जाओगे नोटिस के, तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर आपको मिलेगा। कमीशन विल नॉट अंडरटेक डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस फॉर द एलिजिबिलिटी एंड अदर एस्पेक्ट्स। और कहते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं और बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको निकाल दिया जाएगा। तो उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट जारी होगा। तो मुझे नहीं लगता अब आपके कुछ डाउट्स रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद में कोई भी एडेंडम नहीं निकाला है, कोई भी करिजेंडम नहीं दिया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका अगली स्टेज है। अब आपका हो चुका है क्या, पेपर 2, इसका आएगा रिजल्ट के बाद में ऑप्शन फॉर्म आ जाएगा। ऑप्शन फॉर्म के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा और फाइनल रिजल्ट में जो बंदे सिलेक्ट होंगे उनको उसी में मिनिस्ट्री मिल जाएगी और उसके 2, ढाई, 1.5 महीने बाद ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो ये होगी प्रक्रिया। इसमें कोई डाउट वाली कोई बात मुझे नहीं नज़र आई। तो जिन लोगों को रोका गया शायद वो नोटिस पढ़ लेते तो वो लोग भी पेपर दे के आते। खैर एनीवे, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और कुछ और आपकी डिमांड है तो कमेंट सेक्शन ओपन है।